नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, चरण स्पर्श, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपसे नारकोटिक्स एनोनिमस के फिर से एक बार आईपी नंबर 1 के बारे में चर्चा करूँगा। तो आईपी नंबर 1 का जो सबसे पहला हिस्सा है जो कहता है कि कौन, क्या, कैसे और क्यों। तो हम बात करते हैं कि कौन, क्या, कैसे और क्यों। ये मतलब क्या है इसका? कौन, क्या, कैसे और क्यों। तो इसका मतलब ये निकल कर आता है कि रिकवरी में, सुधार में, या अपने स्पॉन्सर के सामने, या किसी अपने से बड़े रिकवरिंग एडिक्ट के सामने अगर आप कोई सवाल करते हो या कुछ पूछते हो, है ना, और वो आपको बताता है कुछ, उसका निवारण बताता है, फीडबैक देता है, तो आपको ये नहीं पूछना उससे कि क्यों करूं, किस लिए करूं, ऐसा करने से क्या होगा, वैसा करने से क्या होगा, है ना, ये तो ठीक नहीं लग रहा मुझे, ये तो उचित नहीं लग रहा मुझे, है ना। तो मतलब रिकवरी में अपने स्पॉन्सर से, अपने से बड़ी महान एक उच्च शक्ति से, चाहे वो एक रिकवरिंग एडिक्ट हो, चाहे वो मेंबर हो, बस वो आपसे ज़्यादा क्लीन होना चाहिए, आपसे ज़्यादा रिकवर होना चाहिए। यह ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस कार्यक्रम में ना कोई छोटा है ना बड़ा है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे रिकवरी में ही बड़ा होना चाहिए या आपसे उम्र में ही बड़ा होना चाहिए। हमारे कार्यक्रम में उम्र का या रिकवरी का, जाति का, धर्म का, मजहब का, है ना, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है हमारे कार्यक्रम में। हम सब एक हैं, हमारी बुनियाद एक है ना, हम सब भाई हैं, है ना, हम सब एक उद्देश्य लेकर आए हैं। हम सब ने नशा बंद करना है, हम सब ने रिकवर होना है, हम सब ने खोया हुआ पाना है ना। हम सब की तमन्ना एक है, हम सबका उद्देश्य एक है, हम सबका मकसद एक है, हम सबकी लाइफ स्टोरी लगभग एक है ना। हम सबके कर्म एक हैं, है ना, हम सबकी बातें एक हैं, है ना। तो हम बुनियादी तौर पर एक जैसे हैं, लेकिन इस बुनियादी तौर पर एक जैसे होने का मतलब ये नहीं है कि हम बीमारी की मात्रा और रिकवरी की रफ्तार में भी एक जैसे हैं। नहीं, नहीं, हम सिर्फ एक जैसे हैं, समझ रहे हो? हम सिर्फ बुनियादी तौर पर एक जैसे हैं, ना कि रिकवरी की रफ्तार और बीमारी की मात्रा में एक जैसे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं, इसका मतलब ये होता है कि बीमारी की मात्रा और रिकवरी की रफ्तार का मतलब ये होता है कि हम सब ने नशा किया, हम सब ने चोरी चकारी की, जेब जेब कैट काटी, बेईमानी की, उठाईगिरी की, परेशानियां की, यानी हम सब एक जैसे हैं। बस किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, लेकिन देखा जाए तो सब मिलता जुलता, और सब ने नशा किया है, किसी ने कोई सा नशा किया है, किसी ने कोई सा नशा किया है। तो ये तो बुनियादी तौर हो गया। लेकिन बीमारी की मात्रा और रिकवरी की रफ्तार में, यानी ठीक होना, बीमारी कब घटेगी, कितनी कम होएगी, खिंचाव कब कम होएगा, है ना, और रिकवरी की रफ्तार, यानी मैं कब अच्छा तगड़ा हो जाऊंगा, कब मेरे पतले दुबले हाथ पैर मोटे हो जाएंगे, और कब मेरा दिमाग तेज हो जाएगा, कब मैं जागृति पा जाऊंगा, है ना। इसका मतलब ये होता है, समझ रहे हो ना। तो हम वैसे तो एक जैसे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं किसी से कोई सवाल पूछ रहा हूँ और उसका जवाब कोई मुझसे उम्र में, रिकवरी में, अनुभव में छोटा है, क्लीन टाइम में छोटा है, और उसका जवाब मुझे वो दे रहा है, वो बता रहा है, तो मैं उसके जवाब को सुनूंगा। ये नहीं कहूँगा कि भाई क्यों, इससे क्या होगा, क्योंकि हमारा अपना जो दिमाग है ना, वो नकारात्मक सोचता है, नकारात्मक संदेश देता है, पूरी तरह से नकारात्मक है। हमारी अपनी सोच नकारात्मक है, हमारे अपने बनाए हुए तौर तरीके काम नहीं आते। याद करो अपनी यूजिंग के उन दिनों को,
सारे तरीके हमारे अपने ही हुआ करते थे। नशे को करा अपने तरीके से, नशे को छोड़ना चाहा अपने तरीके से। यानी जो तरीका हमें पर्याप्त लग रहा है नशा छोड़ने का, वो करते थे। स्मैक छोड़ने के लिए है ना, हम गांजे चरस का सहारा लेते तो और स्मैक लेने नहीं जाते थे। 2-3 दिन गुजारा तो कर लेते थे, लेकिन फिर देखते थे कि स्मैक छूट ही नहीं जा रही, बहुत तगड़ी याद आ रही है स्मैक की, मन कर रहा है स्मैक होती। ठीक है, अब स्मैक भी पीने लगे, समझ रहे हो ना। तो हमारा दिमाग कहता था स्मैक को छोड़ने के लिए बस 3 दिन की टूटन होती है, 72 घंटे की टूटन होती है, इस टूटन को सहन कर ले। ठीक है, किसी तरह से घर में अपने आप को बंद कर ले, बाहर ही मत निकल, कुछ भी हो जो भी हो झेल ले उसे, 72 घंटे के बाद तुझे टूटन नहीं होगी। ठीक है, हमने ऐसा करा। और ये कैप्सूल खा लेना पारोडेक्स के, स्पास्मोप्रोक्सिवन के, रात को नेट्राजेपम की टैबलेट, है ना। तो मतलब ये नशा छोड़ने के हमारे अपने तरीके हुआ करते थे कि 3 दिन नहा धो, घर में रहे, खा पी, और सुबह शाम दोपहर 3-3 पारोडेक्स या स्पास्मोप्रोक्सिवन, जो मतलब आदमी को के सारी हड्डियों को चूरा बना दे, पानी बना दे, है ना, खून को पानी बना दे, गोलियां पानी बना दे, खून को हड्डियों में से राला खत्म कर दे, हड्डियां चटक चटक बोलने लगे। बैठ के बिना किसी सहारे के उठा नहीं जाएगा उससे, अगर वो गोलियां खाता है तो। अगर वो गोलियां खाता है नशा छोड़ने के लिए या किसी भी तरह से, जैसे विलियम 10 हो गई, विलियम 5 हो गई, नेट्राजेपम हो गई, निट्रोसन हो गई, तुम्हारे ये एल्प्रेक्स हो गई, अगर एल्प्रेक्स भी अगर कोई खाता है, डेप्रन हो गई, डेप्रन 5-10, बहुत सी गोलियां हैं जो एल्प्राजोलम से बनी हुई होती हैं, जिनका जो कंपोजिशन होता है एल्प्राजोलम होता है। तो गोलियां खाने वाले के जो है ना हड्डियों में राला खत्म हो जाता है। राला मतलब वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे कि एक अस्पताल से बीमारी के बिस्तर से उठा हुआ मरीज घर आ रहा है ऑटो करके, और उसमें जो जान नहीं होती है, वो जो मरा दुबला पतला दुबला सा होता है, चलने से मोहताज, खड़े होने से मोहताज, है ना, और बैठकर उठने से मोहताज, है ना, लेटकर बैठने से मोहताज, खाना खाने से मोहताज, हाथ का पकवान। तो उसकी हालत गोलीबाज की, जो गोलियां खाता है या कैप्सूल खाता है, उसकी हालत ऐसी हो जाती है गोलियां खा खा के, समझ रहे हो ना। तो ये हमारे अपने तरीके हुआ करते थे कि सुबह दोपहर शाम कैप्सूल खा, रात को गोली खा, है ना। हमने ये तरीके अपनाए, लेकिन इन तरीकों पे चल के नतीजा क्या निकला? क्या हमने नशा बंद कर दिया? क्या हमने नशा बंद कर दिया? नहीं, बाद में पता चलता है ना, इस नारकोटिक समझ के कार्यक्रम में आने के बाद हमें एहसास हुआ कि हम बीमार लोग थे, हम एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थे जिसका कोई जाना माना इलाज नहीं है, लेकिन इसे किसी मुकाम पर रोका जा सकता है और तब सुधार संभव है। ये एनए में आने के बाद पता चला। जब तक हम सुधार कार्यक्रम में नहीं आए, जब तक हम एडिक्ट, रिकवरिंग एडिक्ट एक दूसरे को नहीं मिले, जब तक हमें कोई भी समाधान, काम करने वाला समाधान मिला ही नहीं जो काम करता है ना। और जो काम नहीं करते हैं समाधान, वो हमारे अपने तरीके होते हैं। तो जब हम रिकवरिंग एडिक्ट से या किसी से भी जो हमसे महान है या छोटा ही है, क्योंकि नारकोटिक समझ का कार्यक्रम कह रहा है कि देखो, संदेश को देखो, संदेश वाहक के व्यक्तित्व को नहीं, समझ रहे हो ना। संदेश को देखो, क्या कह रहा है वो सुनो, संदेश वाहक के किरदार को नहीं देखो। अगर वो कोई अच्छी बात बता रहा है तो उसे सुनो और समझो और अमल में ले आओ, रख लो अपने पास। ये नहीं सोचना कि ये जो अच्छी बात बता रहा है ये साला खुद तो जुआरी है, ये साला खुद तो अय्याशी है, ये खुद तो ऐसा है, ये खुद तो
जीवी रोड जाता है, ये खुद तो सट्टा खेलता है, ये खुद तो चौराहों पे खड़ा रहता है, ये खुद तो सारी सारी रात नाइट आउट करता है, गाड़ियों में घूमता है, रंडी डेगराम देखता फिरता है ना। और न जाने कितनी रंडियों के साथ इसका संबंध है ना। ये किसी नॉर्मल लड़की को जानता ही नहीं सिवाय रंडियों के। तो मतलब उसके किरदार को नहीं देखा, वो कैसा भी है, वो कैसा भी है, वो उसकी समस्या है। तो हमें संदेश को देखना है, इंपॉर्टेंट बात है, हमें संदेश को देखना है, ना कि संदेश वाहक के व्यक्तित्व को, है ना। जिस दिन हमारे ये बात समझ में आ गई कि हमें संदेश को देखना है, संदेश वाहक के व्यक्तित्व को नहीं, किरदार को नहीं, रिकवरी में आगे बढ़ना है तो, है ना, लाभ लेना है तो होता क्या है कि जब मैं संस्था में हुआ करता था, रिहैब में एडमिट हुआ करता था एज अ पेशेंट, तो जिससे मेरी नहीं बनती थी, जो मेरी चुगलियां लगाता था, जो मेरी एक्टिविटी लिखता था, है ना, जो मेरी गलतियां लिखता था और फिर उसे काउंसलर को दे देता था और फिर परिणाम मिलता था, जो नज़र रखता था, जो तेज चलाता था, तो उससे मतलब अगर वो क्लास ले रहा है, जेएफटी ले रहा है वो, तो मैं उसकी हर बात को घंटे पे मारता था, मैं उसकी हर बात को घंटे पे मारता था, क्योंकि वो मेरी पसंद का व्यक्ति नहीं है, वो मेरी लगवाता है। तो मैं उसकी सुनता ही नहीं था, मैं उसकी सुनता ही नहीं था, और पूरे ट्रीटमेंट में जेएफटी वही लेता था क्या कि वो एक रिलैप्स केस तो था, वो रिलैप्स केस था, कई सालों से रिलैप्स था, सेंटरों में आता था जाता था, आता था जाता था, लेकिन एक बढ़िया एक्सपीरियंस होल्डर था। दूसरे लफ्जों में एक परामर्श था, काउंसलर था, जो मतलब नशा करता था लेकिन एक्सपीरियंस और प्रोग्राम उस पर ठीक ठाक था। तो अगर मैं उसकी बातों को सुन लेता, काश सुन लेता, नकारता नहीं, है ना, और अमल में ले आता, है ना, बीमारी को समझ लेता, तो हो सकता है मैं पहले इलाज से क्लीन हो जाता, या कुछ आध्यात्मिक सिद्धांतों का खजाना मेरे पास इकट्ठा हो जाता, और कुछ मतलब मेरी जिंदगी और नशा करने से शायद बच जाती। ये तो खैर इच्छा पे निर्भर करता है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं उसकी बात नहीं सुनता था। तो यही इसका मतलब है कि कौन क्या कैसे और क्यों, यानी कि हमें संदेश को देखना है, संदेश वाहक के व्यक्तित्व को नहीं। हमें ये नहीं पूछना क्यों करूं, क्या होगा, है, मैं रात को 11 बजे बुला रहा है तू मुझे, तेरे पास रात को 11 बजे आने से क्या होगा, क्या मैं नशा छोड़ दूंगा। हम मतलब यथार्थवादी दिमाग है ना हमारा, वास्तववादी, इससे भी ज्यादा यथार्थवादी, मतलब जो हमारा दिमाग कह रहा है। तो कार्यक्रम कह रहा है कि देखो, हमें ये समझना चाहिए कि हमारे सोचने का तरीका ही सही नहीं है। कार्यक्रम एक अध्याय में आके कह रहा है कि देखो, हमें ये समझना चाहिए कि हमारे सोचने का तरीका ही सही नहीं है, इसलिए दूसरे लोग हमें निर्देश दे सकते हैं, और जब कोई हमारी किसी एक कमी को दिखाता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया अपने आप को बचाने की होती है। नहीं समझे कि यानी कि हमें ये समझना चाहिए कि हम परिपूर्ण नहीं है, हमें ये समझना चाहिए कि हम परिपूर्ण नहीं है। और जब कोई हमें हमारी किसी एक गलती को दिखाता है ना, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है, अपने आप को बचाने की, नहीं मैंने नहीं करा, नहीं, इनकार करते हैं, डिनायल बनते हैं, है ना, नकारते हैं जब कोई हमारी किसी एक कमी को दिखाता है। हमें ये समझना चाहिए कि हमारे सोचने का तरीका ही सही नहीं है। जिस दिन आपने ये मान लिया कि हमारे सोचने का तरीका ही सही नहीं है, इसलिए दूसरे लोग हमें निर्देश दे सकते हैं, निर्देश का मतलब है कि टोक सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, समझा सकते हैं, है ना,
हमें ये समझना चाहिए कि हमारे सोचने का तरीका ही सही नहीं है, इसलिए दूसरे लोग हमें निर्देश दे सकते हैं। और जब कोई हमारी किसी एक कमी को दिखाता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया अपने आप को बचाने की होती है। तो ये जो बचाने की प्रतिक्रिया होती है ये शुरू से चली आ रही है ना। डिनायल, इनकार, बचाव करना, डिफेंडिंग एटीट्यूड है, बचाव करना। तूने बाथरूम में बीड़ी पी थी? नहीं भाई मैंने नहीं पी थी। तूने ये करा था? नहीं मैंने नहीं करा था। है तू मतलब कुछ भी ऐसा, तो वो अपने आप को पहले बचाता है जब कोई उसकी एक कमी को दिखाता है। तो जब कोई हमारी किसी एक कमी को दिखाए, ठीक है, तो हमें उसे तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। तो कार्यक्रम एक लाइन में आके कहता है कि हम अपनी गलतियों को तुरंत कबूल करते हैं। हम अपनी गलतियों को तुरंत कबूल करते हैं, हम उनकी सफाई नहीं देते। ये नारकोटिक्स एनोनिमस के मेंबर की पहचान है कि हम अपनी गलतियों को तुरंत कबूल करते हैं, हम उसकी सफाई नहीं देते। और फिर से 2 लाइनों में आके कार्यक्रम कह रहा है कि थोड़ा सा भूल जाता हूं मैं, याद कर लूं। क्या कह रहा है। बस यही मेरी एक कमी है कि मैं मतलब मेरे को याद है कि वो बात क्या है, लेकिन भूल गया। अभी याद थी, अभी भूल गया, है ना। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा सोचने में। क्या कह रहा है। अपनी गलतियों को कबूल करना यानी और अपने व्यवहार को बदलना। हाँ याद, ये है वो लाइन जो मैं भूल गया था कि अपनी गलतियों को कबूल करना और अपने व्यवहार को बदलना एक जबरदस्त उन्नति प्रदान करता है। जबरदस्त उन्नति प्रदान करता है अपनी गलतियों को कबूल करना और अपने व्यवहार को बदलना। एक जबरदस्त उन्नति, है ना, प्रदान करता है। तो कौन अपनी गलतियों को कबूल करता है, कौन अपने व्यवहार को बदलता है। और अपनी गलतियों को कबूल करना, है ना, अपने व्यवहार को बदलना, अपनी सोच को बदलना, अपने दृष्टिकोण को बदलना। नारकोटिक्स एनोनिमस कार्यक्रम यही तो है ना। नारकोटिक्स एनोनिमस कार्यक्रम में हमारी सोच, दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाएं बदलती हैं। हमें ये एहसास होने लग जाता है कि हम विचित्र नहीं हैं, हम जैसे हैं वैसे ही अपने आप को समझने और स्वीकार करने लग जाते हैं। हम जैसे हैं वैसे ही अपने आप को समझने और स्वीकार करने लग जाते हैं। यानी कि इस कार्यक्रम में हमारी सोच, दृष्टिकोण, व्यवहार, प्रतिक्रियाएं, नजरिया, चाल ढाल, हर चीज बदलती है अगर हम बदलना चाहें। सुने, सुनने की क्षमता तो एक गुण है, हर चीज बदलती है। कार्यक्रम ही बदलाव का नाम है। अगर कार्यक्रम में आकर मेरा व्यवहार नहीं बदला, अगर कार्यक्रम में आकर मेरी सोच नहीं बदली, अगर कार्यक्रम में आकर मेरे विचार गंदे हैं, है ना, अगर कार्यक्रम में आकर मेरे इरादे नापाक हैं, अगर कार्यक्रम में आकर मैं बेईमान हूँ, अगर कार्यक्रम में आकर मेरी जुबान साफ नहीं हुई, अगर कार्यक्रम में आकर मेरा सलूक अच्छा नहीं हुआ, तो मैं घंटा कार्यक्रम में हूँ। मैं सिर्फ एक डॉग की तरह, सिर्फ जैसे एक जानवर को नशा कराओ और फिर उसे कुछ दिन के लिए बंद कर दो, वो नशा छोड़ देगा, है ना। जो भी उसके विड्रोल शिड्रोल है वो निकल जाएंगे और उसके बाद वो फिर से अपनी उसी दिनचर्या में आ जाएगा, है ना। जो उसकी दिनचर्या होनी चाहिए, जो उसका मतलब फितरत होनी चाहिए, वही मतलब नालियों में बैठना, वही गंदी जगहों पे जाना और वही गंद खाना, है ना, वही ये वही वो। तो
तो वो नशा करता था वो कुत्ता, उसने नशा छोड़ दिया, लेकिन नशा छोड़ के वापस वो अपनी वैसी ही जिंदगी जी रहा है जैसे वो नशा करने से पहले जी रहा था, है ना। तो इसी तरह वो नशेड़ी है जो जिसका इस कार्यक्रम में आने के बाद उसने नशा तो बंद कर दिया, लेकिन सोच, दृष्टिकोण, नजरिया, प्रतिक्रियाएं, व्यवहार, सलूक, बातचीत करने का तरीका, जुबान, और लोगों को घंटे पे मारना, लोगों की बेइज्जती करना, लोगों को टोपी फिराना, है ना, दूसरे तरीके से बेईमानी करना, ऑफिस में बैठकर बेईमानी करना, सेंटर खोल के लोगों की जेबें काटना। एक जेब काटना बसों में चलकर जेब काटना होता है, और एक जेब काटना आप अपने ऑफिस में बैठकर लोगों की जेब काट रहे हो। एक चोरी किसी बिल्डिंग में जाकर, दुकान में जाकर वहां से कोई चीज चुरा लेना, माल चुरा लेना, उसे कहते हैं। और एक चोरी कहते हैं कि आप झूठ के दम पर, बेईमानी के दम पर लोगों की जेबें खाली कर रहे हो, लोगों की जेब काट रहे हो, है ना। तो वो भी चोरी है। लेकिन ऐसी चोरी को आदमी अपना बिजनेस समझ बैठता है कि ये तो मेरा बिजनेस है ना, और मैं चोरी थोड़ी कर रहा हूँ, मैं डाका थोड़ी डाल रहा हूँ, मैं बेईमानी थोड़ी कर रहा हूँ, ये तो मेरा काम है, ये तो मेरा काम है। तो वो मतलब आश्वासन दे देता है अपने आप को कि ये तो मेरा काम है, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो खाऊंगा कहाँ से, कमाऊंगा कहाँ से, बीवी बच्चे कहाँ से पालूंगा। तो वो इसको अपने काम का नाम देकर, काम की आड़ लेकर उनके दिमाग को एक संदेश मिल जाता है कि दिस इज माय वर्क। सब करते हैं, ये कोई चोरी नहीं है, ये कोई डकैती नहीं है, लेकिन ये चोरी है, सिर्फ इसका रूप बदल गया है, रूप बदल गया है ना। तो अगर कार्यक्रम में आकर हमारी सोच अच्छी नहीं हुई, विचार पाक नहीं हुए, जुबान साफ नहीं हुई, कार्यक्रम में आकर अगर हम दूसरों की मदद करना नहीं सीखे, माँ बाप की मदद करना नहीं सीखे, घर से सबसे पहले मदद अपने घर से शुरू होती है, पड़ोसियों की मदद करना नहीं सीखे, पीड़ित एडिक्ट जो पीड़ित हैं उनकी मदद करना, है ना, नहीं सीखे, और चाल ढाल हमारा अभी नहीं बदला है, अभी भी हम वैसे ही हैं, जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, है ना, रंडीबाजी करते हैं, अय्याशी करते हैं, नाइट आउट करते हैं, रात भर घूमते हैं, और यहाँ जाते हैं घूमने के लिए, कश्मीर जा रहे हैं, नैनीताल जा रहे हैं, और फला जगह जा रहे हैं, और ढमका जगह जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं घूमने के लिए, सिर्फ घूमने के लिए, मौसम का मज़ा लेने के लिए, समझे। और घूमने के प्रति, मौसम का मज़ा लेने के प्रति जो सबसे ज़्यादा मन में ख्याल होता है वो होता है लड़की का, कि घूमने जाएंगे, चंडीगढ़ जाएंगे तो बाबा चंडीगढ़ नहीं मिलेगी, है नेपाल चल रहे हैं, नेपाल बढ़िया बढ़िया नेपाल है, एक से एक नेपालन दिखाऊंगा तेरे को। जो चंडीगढ़ वो नेपाल रह चुका है, तो वो दूसरे वाले को भी मतलब एक बढ़िया बढ़िया नेपालन दिखाऊंगा तेरे को, ओए बाबा मजा आ जाएगा तेरे को देख के, रालना टपकने लगे तो कह दियो। तो वो घूमने का उद्देश्य नेपालों को, वहाँ की चिन्हालों को, रंडियों को देखने के लिए या मिलने के लिए, उनके साथ संभोग सेक्स करने के इरादे से जा रहा है। और वो जो जा रहा है, जिस पैसे को वो वहाँ जाके लुटाएगा, वो पैसा उन गरीबों की, मजबूरों की फैमिली से, है ना, या झूठ बोलकर, बेईमानी कर कर, फरेब कर कर, ये इसकी दवाई आई है, ये आया है, वो आया है, अभी ये सुधरा नहीं है और छोड़ दो, है ना, हमने ये करा, हमने वो करा, और इसके इस चीज़ के लिए पैसे चाहिए, अगली फीस दे दो, और अभी 2 महीने और रख लो, 9 महीने रख लो। तो ये पैसा जो झूठ बोलकर, बेईमानी कर कर बेचारों की, गरीबों की, वो नशेड़ी पहले ही अपने परिवार को बर्बाद कर चुका होता है ना, छोड़ता कहाँ है वो उनके पास कुछ। खास तौर से जो वैसे ही जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जिस परिवार की, है ना, कोई घरों में काम कर कर पैसा भरती है माँ, कोई बीवी घरों में काम करके झाड़ू पोछा लगा के पैसा भरती है अपने पति का,
है ना। या अगर कोई घरों में काम नहीं भी करता है और उसका घर में जो बाप है वो कहीं नौकरी करता है, तो वो सारी नौकरी का पैसा मतलब वहाँ चला जाता है, और उन्हें क्या पता बेचारों को कि हाँ अभी सुधार नहीं हुआ इसका, 1 महीना बोल रहा है, छोड़ दो, दे दो पैसे, जिंदगी का सवाल है ना। तो ये मतलब मैंने ये पाया है अपनी रिकवरी में कि अगर मैंने किसी के साथ बेईमानी करी है या किसी के साथ किसी का फालतू पैसा लिया है, जैसे कि 10 की चीज़ 30 रुपए में दे दी मैंने, लग रहा है बेवकूफ़ सा, 30 का 40 भी दे देगा अगर मैं इससे बोलूँगा तो वो दे भी देता है, उसे नहीं पता। तो यार ये जो ज़्यादा पैसा मैंने लिया लोगों से, 10 की जगह 30 लिए, है ना, 50 की चीज़ को 80 में बेच दिया, उसे पता नहीं है, वो ले गया, ज़रूरतमंद दिख रहा है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसे मैंने लिए हैं, तो मुझसे भी किसी ने एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं, मुझे भी किसी ने ठगा है बाद में, तो वो मेरे लिए हुए लोगों से एक्स्ट्रा पैसे मुझसे कोई और ले जाता है और ज़्यादा ले जाता है। एक बार ऐसा हुआ कि बैठे बिठाए किसी को 200 रुपये सेंड हो गए मेरे हाथों से गलती से। एक बार ऐसा हुआ कि 200 रुपये एक सप्लायर को सेंड हो गए, वो तो खैर नंबर अपना था, सप्लायर अपना था, जानने वाला था, उसको मैंने फ़ोन करा और बोल दिया कि भाई ऐसे ऐसे गलती से 200 रुपये चले गए, तो वो मेरे को वापस कर दे। वो डर रहा कि कहीं ये फ्रॉड करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, आजकल फ्रॉड करते हैं ना पैसे भेज के भाई वापस कर दे, तो वो डर रहा था, उसने पैसे मेरे को भेजे नहीं। मैंने फिर फ़ोन करा, मैंने कि भाई क्या हुआ, आपने पैसे नहीं भेजे, मेरे 200 रुपये ज़रूरत है, ज़रा मैं बाहर हूँ। तो पता है मुझसे क्या कहता है वो, लाओ नंबर बताओ, नंबर बताओ। अबे भाई नंबर तो तेरे पास पिछले 8 साल से है मेरा, है ना, और हर हफ्ते मैं तुझे फ़ोन भी करता हूँ, है ना, तू हर हफ्ते मेरे पास आता भी है, ठीक है, मेरे मेरे नंबर तेरे पास सालों से है, तेरे ही पास क्या बल्कि तेरी पूरी एजेंसी में मेरा नंबर है ना, तेरे बॉस के पास भी मेरा नंबर है। तो वो मतलब फिर मैंने उसको समझ गया मैं कि ये घबरा रहा है, तो मैंने उसको अपना नंबर बताया, मैंने कि ये उसने फिर मेरे को पैसे भेजे। तो देखो ऐसे बैठे बिठाए निकल जाते हैं, बैठे बिठाए कुछ भी हो जाता है, बैठे बिठाए मतलब बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है, बैठे बिठाए कोई चीज़ ख़राब हो जाती है घर में, जैसे पंखा, कूलर, फ्रिज, एसी, ना बीवी की तबीयत ख़राब हो जाती है, खुद की तबीयत ख़राब हो जाती है, हज़ारों रुपया लग जाता है अचानक। घर में फादर की तबीयत ख़राब हो जाती है, घर में मदर की तबीयत ख़राब हो जाती है, घर में सिस्टर की, या कोई भी ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसमें मतलब बहुत सारा पैसा उड़ जाता है और परेशानी भी बहुत हो जाती है। तो मैं ये कहना चाह रहा था, मैं कहाँ की बात कहाँ ले जाता हूँ कि कौन, क्या, कैसे और क्यों। आशा करता हूँ आप लोगों को इसका मतलब समझ में नहीं आया होगा। धन्यवाद।